कैप्टन बर्ट ने 1837 में भाब्रू शिलालेख की खोज की थी। इस टाइम ये कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है। देख लिया। यहाँ जो भी पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए हैं वो 3 ही जगह से हैं, बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी और तीसरी कौन सी है? महादेव की डूंगरी। बीजक पहाड़ी, भीम की डूंगरी और महादेव की डूंगरी। डूंगरी पहाड़ियों को कहते हैं। तो वहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे विराट नगर पूरा बसा हुआ था किसी समय, और वहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं। वहीं पे भाब्रू शिलालेख भी मिला है। शिलालेख जानते हो, एक पत्थर के ऊपर जो है कुछ शिलाओं के ऊपर तराश करके उनको कुछ लिखा जाए तो कहा जाता है शिलालेख। सबसे पहले इसको समझा या जाना कैप्टन बर्ट ने, उसके बाद उसको वहाँ से उखाड़ा और लेके चले गए कलकत्ता म्यूजियम में। आज वहीं पे सुरक्षित है वो। देखो अब इसमें लिख लो, बीजक की पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी एवं महादेव डूंगरी से सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह सभ्यता महाभारत कालीन एवं मौर्य कालीन थी। तभी हम कह रहे हैं कि यहाँ पे किसी समय क्या था, पांडव भी आए होंगे। ये महाभारत कालीन एवं मौर्य कालीन थे। यहाँ से प्राप्त जो जो वस्तुएं हुई हैं वो लिख लो। यहाँ से प्राप्त अवशेष 36 चांदी की मुद्राएं, 36 चांदी की मुद्राएं, 8 पंचमार्का मुद्राएं, 8 पंचमार्का मुद्राएं एवं इंडो ग्रीक व यूनानी शासकों की मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। इंडो ग्रीक व यूनानी शासकों की मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं हम? इंडो ग्रीक और यूनान के सिक्के यहाँ मिले हैं, मीन्स यहाँ के लोग व्यापार कहाँ तक कर रहे थे? इंडो ग्रीक या यूनान तक व्यापार होता था। सिल्क रूट के बारे में सुना है सबने? चाइना से होते हुए इंडिया होते हुए, और ये सिल्क रूट कहाँ जा रहा था? टर्की, और टर्की से आगे यूरोप तक जाता था। तो जब सिल्क रूट यहाँ से जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? हमारे यहाँ के शासक भी व्यापार करते थे, इसीलिए यहाँ पे ये इतनी सारी मुद्राएं मिली हैं, मौर्य काल, इंडो ग्रीक और यूनानी मुद्राएं। अब यहाँ पे और जो चीज़ें मिली हैं वो देखो। यहाँ मृद भांड या मिट्टी के बर्तन, मृद भांड या मिट्टी के बर्तन, बौद्ध मंदिर के अवशेष, बौद्ध मंदिर के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बौद्ध मंदिर के अवशेष बीजक की पहाड़ी। हमने 3 पहाड़ियाँ देखी हैं, बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी और महादेव की डूंगरी। इसमें बीजक की पहाड़ी पे बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं। बीजक की पहाड़ी पर बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं, जो कितने ईसा पूर्व के माने गए हैं? 999, 999 ईसा पूर्व के हैं। दयाराम साहनी के अनुसार, दयाराम साहनी के अनुसार हूण शासक, जिसका क्या नाम था? हूण शासक मिहिर कुल, क्या नाम था इसका? मिहिर कुल। हूण आक्रमण हमारे यहाँ हुए थे चीन की तरफ से, और इन्हीं में एक शासक था जिसका नाम था मिहिर कुल। मिहिर कुल ने यहाँ बौद्ध मंदिरों को नष्ट किया था। तो दयाराम साहनी कहते हैं कि मिहिर कुल ने बैराठ के पूरे को नष्ट किया। इसके बाद में वेनचांग एक चीनी यात्री था जो उसी समय यहाँ यात्रा पे आया, उसने भी यही कहा कि हूण शासक मिहिर कुल ने यहाँ पे मंदिरों को 1600 स्तूपों को नष्ट किया। कितने स्तूपों को? 1600 को। मिहिर कुल तो कहते हैं कि बौद्ध जो
मंदिर या अवशेष थे उन सबको नष्ट किसने किया है? मिहिर कुल ने। और हेनचांग कहता है कि मिहिर कुल ने 1600 स्तूपों को नष्ट किया। स्तूपों को नष्ट किया। ये कब आए थे भारत में हेनचांग? चंद्रगुप्त मौर्य किस टाइम थे? 634 ईस्वी में। कब आए हैं ये? 634 ईस्वी में। राजस्थान में बौद्ध धर्म का जो सबसे प्राचीनतम अवशेष है वो कहाँ से मिला है? बैराट से ही मिला। ये याद रखना, पहले भी हम लिख चुके हैं कि राजस्थान में बौद्ध धर्म के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बीजक की पहाड़ी या बैराट से। और सबसे प्राचीनतम जो है अवशेष भी कहाँ से मिला है? बैराट से मिला है। जो लिपि जिसमें ये लिखते थे या यूज करते थे वो कौन सी लिपि थी? अगर पूछा जाए भाबरू शिलालेख किस लिपि में लिखा हुआ है? शंख लिपि। कौन सी लिपि थी? शंख लिपि। शंख जैसे शब्द बनाते थे। शंख जानते हो ना, वो बजाने का जो मंदिरों में होता है उस टाइप के शब्द होते थे, इसलिए इस लिपि का नाम ही क्या रख दिया? शंख लिपि। ठीक है, तो बैराट सभ्यता की बातें सबको याद हो गई। बैराट में क्या क्या याद रखना है? खोज किसने की थी? उत्खनन दयाराम साहनी ने की। उत्खनन किसने करवाया? दोनों ने मिलके, नीलरतन बनर्जी और दयाराम साहनी ने। मेन जो यहाँ पे क्या है, 3 पहाड़ियाँ फेमस हैं, बैराट की, बीजक की और महादेव की पहाड़ी है। इसमें बीजक की सबसे मेन है क्योंकि वहाँ पे क्या मिला है? बौद्ध मंदिर के अवशेष या स्तूपों के अवशेष मिले हैं। इसके बारे में दयाराम साहनी ने क्या कहा कि हूण शासक मिहिर कुल ने इनको नष्ट किया। और यही बात हेनचांग कहते हैं जो 634 ईस्वी में आए थे। उन्होंने कहा था कि मिहिर कुल ने 1600 स्तूपों को नष्ट करवा दिया। उसके अलावा यहाँ पे पांडवों ने अज्ञातवास भी बिताया। ये जो है पहले भी बता चुकी कि पांडव यहाँ पे आए थे और उन्होंने अपना अज्ञातवास यहीं पे बिताया था। महाभारत अगर किसी ने देखी हो तो उसमें एक प्रसंग आता है, विराट के राजा जो थे या विराट नगर ने उनको शरण दी थी पांडवों को, तो वही विराट नगर है ये जो अपना जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और उसकी बेटी थी, उसका मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, जिससे शादी भी की थी उन्होंने। अर्जुन की थी या किसकी की थी? उत्तरा थी विराट की बेटी। हाँ, जो भी हो, एक स्टोरी है पूरी जो महाभारत में चलती है। तो इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी समय यह इतिहास तो रहा है। ठीक है, अब है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है नेक्स्ट? गणेश्वर। कहाँ है गणेश्वर? बोर तो नहीं हो रहे हो ना? 3:30 से? अच्छा, अब लास्ट चल रहा है बेटा। लेनी तो 2 घंटे की है मुझे तो, है ना? 4:30 बजे तक है। मेरी तो फर्स्ट क्लास है, पूछ लो आप क्या कहते हैं। पूछ लो एक बार, सर से पूछ लो पीछे। आधे घंटे की बात है, गणेश्वर हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, लिखना नहीं है तो एक बार सुन लो, है ना? मेन चीज़ें कल वापस नोट करवा दूंगी इसमें। गणेश्वर सभ्यता कहाँ से मिली है? सीकर से। मैं देख लेती हूँ कि तुम्हारे कितनी नॉलेज है। किस नदी के किनारे थी ये? कांतली नदी। कांतली नदी कहाँ से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियाँ, सीकर से। ठीक है, और ये कैसी नदी है? अंतःप्रवाही। अंतःप्रवाही समझते हो क्या होती है? क्या होती है? शाबाश। ये कहीं समुद्र वगैरह में नहीं जाती है, वहीं विलीन हो जाती है। क्योंकि डेजर्ट से जो पानी बहता है तो पानी का इतना फ्लो होना चाहिए कि वो डेजर्ट को पार कर जाए, अदरवाइज क्या होगा, वो वहीं पे विलुप्त हो जाएगा। तो कांतली नदी क्या है? खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और थोड़ा सा दूर बहेगी सीकर, उसके बाद झुंझुनू चूरू की सीमा पर जाकर के क्या हो जाती है? ये विलुप्त हो जाती है। तो ये तो हम ज्योग्राफी में आगे पढ़ लेंगे कि
कि कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है। अभी हम देख रहे हैं गणेश्वर